हेलो दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपीएससी में। जैसे अभी एक प्रोबेशनर आईएएस पूजा केड़कर के बारे में आपने सबने सुना होगा, और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि यूपीएससी ने उसकी जो एक प्रोबेशनर आईएएस थी उसका जो है कैंडिडेचर को खारिज कर दिया और उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। तो इस संदर्भ में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि जैसे क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जो है उसने गलत बनाया था, फिर पीएच का भी सर्टिफिकेट गलत बनाया था, और जो है किस तरह से आरक्षण लिया, ये एक यूपीएससी ने मतलब उसकी जांच नहीं की, एक अलग इशू है जिसको कि बाद में उसको देखा जाएगा। लेकिन साथ साथ ये भी इशू है कि लोग कैसे इस तरह की चीज़ों को कर लेते हैं और जाके फिर वो सिलेक्शन भी ले लेते हैं, और इस तरह के मतलब जो एक मतलब एक संस्था पे सवालिया निशान उठा देता है कि इस तरह से कैसे लोगों के मन में संदेह होता है कि कहीं हमने सही भरा और लोगों ने गलत तरीके से कहीं सिलेक्शन तो नहीं ले लिया। ये बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। तो देखिए कि उनका नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जो था वो गड़बड़ था, क्योंकि उनके पिताजी तो आईएएस थे, और वो आईएएस की बेटी होके भी उसने नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनाया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोगों को जो संविधान में जो दिया गया आर्टिकल 15 का 4 और आर्टिकल 16 का 4A के तहत जो है ये संविधान में ये कहते हैं कि इक्वलिटी होनी चाहिए। इक्वलिटी मैंने आपको जैसे कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत जो है सभी को समानता का अधिकार दिलाना ये राज्य का कर्तव्य है। तो इसके तहत जो है रिजर्वेशन आया। रिजर्वेशन पे एक अलग से इशू है, बट आप देखेंगे कि संविधान का मोटिव बहुत ही अच्छा है कि रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए, है ना। तो आप देखेंगे जितना भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री है इसमें क्या है कि एक सोशल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज आया कि सभी को सोशल जस्टिस के लिए काम करना चाहिए। पहले आपको पता था कि जो पता है कि जितने भी मतलब जो राजा महाराजा थे वो क्या था, उनमें जस्टिस भी था, उनमें कार्यपालिका भी थी, उसमें सारा कानून भी वही बनाते थे। लेकिन जब डेमोक्रेसी आई तो यहाँ पे जो है एक मॉडर्न सोसाइटी की स्थापना हुई और उसने कहा कि सोशल जस्टिस सभी को मिलना चाहिए। और इसके तहत जो है आप देखेंगे कि संविधान में क्या किया गया है, एजुकेशनली, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एंड सोशली, ये दो शब्द का प्रयोग किया गया है जिसके आधार पर जो है हम क्लास को डिवाइड करते हैं। इसके आधार पर ही हमको जो है मिलना चाहिए आरक्षण। जो भी इसका मतलब ये किया गया है कि आप कितने बैकवर्ड हैं। तो चूंकि जो है ये भारत में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है ये किससे जुड़ा हुआ है आपका, ये कास्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। और कास्ट सिस्टम से जुड़ा होने के कारण ये जो है कास्ट को ही मतलब आधार माना गया। तो आप देखेंगे कि इसमें इंदिरा साहनी जो था, इंदिरा साहनी केस थी जिसमें कि आपने देखा होगा 1992 में जब पहली बार ये गया कि ओबीसी में जो है कैसे, इसके पहले तो SC ST को सोशली और इकोनॉमिकली सॉरी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड के आधार पे मिल रहा था आरक्षण। लेकिन पहली बार जब 1990 में मंडल कमीशन था, उसके आयोग के रिपोर्ट के आधार पर जो है ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। ये 1990 की बात है जब बीपी सिंह की सरकार थी हमारे यहाँ। तब ये मुद्दा उठा कि हम कास्ट को कैसे मान सकते हैं कि वो एक क्लास है सोशली और एक जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है। तो इसी में कहा गया, केस में इसमें डिटरमाइन किया गया कि जो है क्लास जो है इंडियन कॉन्टेस्ट में अगर देखें तो ये है कास्ट ही हमारा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें देखा जाए तो होमोजेनियस है, समरूपता है। इसीलिए इसमें रिजर्वेशन जो है कास्ट के आधार पर ओबीसी को दिया गया। अब देखते हैं कि रिजर्वेशन कैसे कैसे मिलता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका रिजर्वेशन का है, ये एससी को
15% है, SC को 15% है, ST को 7.5% है। ये जो है शुरू से ही मिल रहा था, जब से संविधान हमारा बना था तब से मिल रहा था। हिस्ट्री अगर देखेंगे आप रिजर्वेशन का, तो ये संविधान निर्माण के समय से ही इसको मिल रहा था। PSU हो, पब्लिक सेक्टर और सेंट्रल इंस्टीट्यूट में भी इनको मिलता था। फिर 1990 में BP सिंह की सरकार आई तो उन्होंने OBC को 27% आरक्षण की बात कही। उसके बाद आपका पता है कि 2019 में EWS को, यानी कि इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है समाज के, उसको 10% आरक्षण दिया गया। देखेंगे कि आप संविधान में कहा गया है कि अगर मतलब इंदिरा साहनी के केस में ही कहा गया था कि रिजर्वेशन का जो मैक्सिमम हो, रिजर्वेशन कितना हो, 50% होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस, मतलब एक्सेप्शनल कंडीशन को छोड़कर 50% ही आरक्षण होना चाहिए। लेकिन अभी के देखेंगे अभी हमारा कितना आरक्षण हो गया है, तो 60% आरक्षण सेंटर में दिया जा रहा है। सबको अगर आप देखेंगे मिला के, तो यहाँ पे 60% आरक्षण हो गया है हमारे यहाँ। ठीक है, ये तो एक केस हुआ आपका कि आरक्षण कहाँ से, इतिहास आप देख लीजिएगा। दूसरा क्या है कि अब जो है क्रीमी लेयर का डिसीजन जो है ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपको एक डिसीजन भी आया है कि SC ST में भी क्रीमी लेयर जैसा कॉन्सेप्ट लाया जाए। तो सबसे जरूरी जानना है कि क्रीमी लेयर का जो डिसीजन है ये कैसा है। एक तो कमेटी है, जस्टिस राम नंदन प्रसाद, नंदन प्रसाद कमेटी, ये था 1993 में बनी थी। और इसी ने बोला था कि क्रीमी लेयर, मतलब इसमें एक्सक्लूजन क्या, OBC को क्या किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है। क्रीमी लेयर को, OBC में क्रीमी लेयर को क्या किया, एक्सक्लूड किया गया है। तो किस आधार पे हम एक्सक्लूड करते हैं, और यही केस था यहाँ पे जब देखेंगे पूजा खेडकर का केस था कि कैसे उसने सर्टिफिकेट बना लिया। तो ये कहा कि अगर 3 कंजिक्यूटिव ईयर में, लगातार साल में, अगर माँ पिताजी का दोनों का वेतन जो है 8 लाख से ज्यादा हो, वार्षिक वेतन 3 लगातार, तब ये क्या होंगे, ये क्रीमी लेयर में आएंगे। इसके अलावा क्या है आपका कि माता पिता में से कोई एक, या तो पेरेंट्स में से, यानी कि या तो फादर या मदर, कोई जो हो क्या हो, ग्रुप बी, कोई एक जो है ग्रुप 1 में डायरेक्ट आते हैं। और इसमें से माँ पिता दोनों, अगर मम्मी पापा दोनों नौकरी में हैं, मदर फादर दोनों नौकरी में हैं, तो अगर दोनों ग्रुप बी में, मतलब ग्रुप बी में ज्वाइन करते हैं, तो इसको जो है नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, मतलब सॉरी क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। ये दूसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन है कि अगर फादर है वो सर्विस में है, और जो है 40 साल से पहले, 40 साल से पहले एज के पहले जो है वो ग्रुप 1 सर्विस में प्रमोशन हो जाए। इसका प्रमोशन जो है 40 साल, मतलब 40 साल के एज रहते हुए ग्रुप 1 सर्विस में अगर इसका प्रमोशन हो जाता है, तो ये भी क्रीमी लेयर में आएंगे। फिर आपका है कि माता पिता में से कोई, मतलब फादर या मदर, या मदर कोई जो है PSU में मैनेजेरियल पोस्ट पर हो, मैनेजेरियल पोस्ट पे हो, तो ये भी क्रीमी लेयर में आएंगे। और जो एक कहा गया आपका कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, माँ फादर में से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद धारित करता हो, पोस्ट को धारित करता हो। ये आधार दिया गया था जस्टिस राम नंदन
प्रसाद कमेटी में कि ये तो देखेंगे कि अब आए जो इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता जाता, पहले कम था अब ज़्यादा, फिर आगे हो सकता है ज़्यादा हो। ये सब क्राइटेरिया दिया गया था कि कैसे जो है एक क्रीमी लेयर को डिसाइड किया जाएगा और इसके आधार पे उसको क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनता है या नहीं बनता है। अब देखेंगे करंट इशू क्या था। करंट इशू यही था कि उसने क्या किया, अभी देखेंगे तो जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है ये गलत इशू हो जाता है। कैसे ये बनता है, गलत करवाया जाता है। फिर देखेंगे ईडब्ल्यूएस में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि किस तरह से सर्टिफिकेट बन रहा है, हो सकता है कि फेक बना लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे। उसके बाद और जो है हमारा डिसेबिलिटीज, पर्सन विथ पीएच को भी दिया जाता है और ये भी जो है इनका भी सर्टिफिकेट जो है बहुत सारा फेक। अभी आप देखेंगे यूपीएससी में भी इस तरह के न्यूज आ रहे हैं। जब यूपीएससी जैसी संस्था में इस तरह के न्यूज आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि और जगह क्या हो सकता है। तो ये जो है आपका सर्टिफिकेट फेक बना देते हैं। ये आपका अभी करंट इशू यही चल रहा है कि किस तरह से इसको जो है, कुछ तो ऐसा करते हैं कि करंट मतलब फादर मदर अगर है ना तो ऐसा भी करते हैं कि हमने रिटायरमेंट पहले से वीआर ले या वीआरएस ले लेते हैं ताकि जो हमारे बच्चे को रिजर्वेशन मिल जाए। इस तरह की चीज़ें सोसाइटी में चल रही है, लेकिन इससे देखिए नुकसान किसको होता है, जिनको आना चाहिए मेन रूप से कि जिनको मिलना चाहिए आरक्षण वो नहीं ले पाते हैं। और इसका जो एक संविधान का जो हमारा एक व्यापक आइडिया था कि लोग समानता स्थापित कर पाए, तो ऐसा हो रहा है कि एक ही वर्ग के लोग, एक ही लोग जो है जाते जा रहे हैं और उससे उनको फायदा हो रहा है। इस तरह की चीज़ें देखी जा रही हैं। अब देखिए एक आया था सब कैटेगराइजेशन के लिए, तो रोहिणी कमेटी थी। नॉन क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट था, क्रीमी लेयर का मतलब कि क्रीमी लेयर को क्या किया गया, एक्सक्लूड किया गया। एक्सक्लूड किया गया आरक्षण से, एक्सक्लूजन है मतलब रिजर्वेशन से। तो ये कौन सी कमेटी थी, ये थी रोहिणी कमेटी, जिसने कि ये कहा था कि किस किस आधार पे आप जो है इस कास्ट से आ, मतलब एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसका आधार दिया था क्रीमी लेयर का आपको। तो ये सब कैटेगराइजेशन का एवं शेड्यूल कास्ट, सॉरी ओबीसी में दिया गया। और अभी देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट में भी ये चीज़ चल रही है बातें। और दूसरी बात ये भी है कि एससी एसटी में भी कहा जा रहा है कि किस तरह से जो क्रीमी लेयर को है मिले, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर का डिवीजन हो, जहाँ पे कि जो नहीं ले पा रहे हैं उसमें भी वीकर सेक्शन बच गए हैं उनको मिले। और तीसरी चीज क्या है कि अभी देखिए एक पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी एक सवाल है कि लगभग जो है 40 से 50% जो सीट है वो रिजर्व सीट जो है वैकेंट है। मतलब जो ओबीसी एससी एसटी की, ये भी एक इशू है, अभी इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब इसका क्या ये हो सकता है कि किस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बीइंग अ नागरिक, जो भी लोग तैयारी करते हैं या जो भी लोग इस तरह का गलत काम करते हैं, तो सबसे पहले तो उनको ही समझना चाहिए। फिर जो ऑफिसर्स बनाते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और देन जो है आपका जो एक हम लोग का सोसाइटी का एक मानसिकता है उससे भी निकलने की ज़रूरत है कि सच में सबको देना चाहिए आगे आने का मौका। ये एक बड़ा प्रश्न है। और जो चेक करती है संस्था, जैसे अब संस्था में कोई अगर गलत बना के चला गया तो वहाँ पे भी एक सुपरविजन हो, जो कि गलत सर्टिफिकेट बना के आया है तो उसका भी चेकिंग प्रॉपर हो। जब यूपीएससी जैसी संस्था पे इस तरह की चीज़ें आती हैं तो बहुत सारे मन में सवाल होते हैं और बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका होगा कि कहीं मेरा गलत मतलब मेरा सिलेक्शन ना हो। ये डरते हैं क्योंकि वहाँ एक एक सीट के लिए बहुत फाइट है और लोगों को पता है कि कंपटीशन बहुत टफ है और इस तरह से बाहर आना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।